मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है राजस्थान का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। अन्य प्रश्न मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, लिंक आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाकर आप जरूर से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ के साथ ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपके सामने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन। राजस्थान में व्यापारिक मार्ग एवं कर प्रणाली पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो राजस्थान में व्यापार किस प्रकार से होता था, व्यापारिक मार्ग किस प्रकार से होते थे और कर प्रणालियां किस प्रकार से होती थी, इन सब चीजों पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल एवं मध्यकालीन राजस्थान अपने भौगोलिक स्थिति एवं खनिज संपदा के कारण व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। तो प्राचीन और जो मध्यकालीन राजस्थान देखने को मिलता है, मतलब जो प्राचीन काल का जो राजस्थान था और उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी और वो खनिज संपदा के कारण पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। ना सिर्फ प्रसिद्ध है बल्कि आज भी प्रसिद्ध है। भैयाजी, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा खनिज वस्तुएं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ व्यापार से संबंधित मार्ग और कर प्रणालियों की एक जटिल स्वरूप विकसित हुआ। मतलब यहाँ पर आप अगर राजस्थान की बात करो तो यहाँ पर व्यापारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं, व्यापारिक मार्ग देखने को मिलते हैं और कर प्रणालियों का एक संगठित स्वरूप देखने को मिलता है, एक जटिल प्रणाली वो देखने को मिलती है। भाई जहां पर आपको पता है भाई खनिज होते हैं वहीं पर व्यापार होता है। तो पहले के समय राजस्थान में और मध्य एशिया से आने वाले जितना भी जो मार्ग होता था वो कहां से गुजरता था, आपके सामने राजस्थान से गुजरता था। साथ के साथ जो गुजरात में आपके सामने पोर्ट लगता है, उस गुजरात में पोर्ट तक पहुंचने के लिए भी आपको राजस्थान से गुजरना पड़ता था। तो इसीलिए राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोणों से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है हमेशा से। व्यापारिक मार्गों की आपके सामने बात करें, आयात व निर्यात। राजस्थान मुख्य रूप से खनिज जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व संगमरमर, नमक, ऊंट, घोड़े व हथियार व हस्तशिल्प का व्यापार करता था। तो राजस्थान में आपको पता है तो खनिज है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चाहे तांबा हो, चाहे सीसा हो, चाहे जस्ता हो, चाहे संगमरमर हो, ये सब खनिज है राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में बहुत पुराने समय से ही पाए जाते हैं। तो थे तो पहले से ही, इसलिए और साथ के साथ हम उस पद्धति को भी जानते थे जिससे हम खनिजों को बाहर निकाल लेते थे। राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में नमक का उत्पादन होता था। हमारे यहाँ के ऊंट हो गए, घोड़े हो गए और हथियार, जो निर्माण की कला है वो हमारे पास हुआ करती थी। राजस्थान आज भी अपनी हस्तशिल्प कला है, हाथ से निर्मित होने वाली वस्तुएं जैसे कि कपड़ा, आभूषण है, उसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ से अफीम, मसाले एवं नील जैसे उत्पाद भी निर्यातित किए जाते थे। तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र हुआ करता था वो आपके सामने खेती के लिए बहुत अच्छा उपयोगी जगह है, जहां पर आपके सामने अफीम, मसाला व नील जैसे उत्पादन है उसका आपके सामने उत्पादन होता था। साथ के साथ हम दूसरी जगह निर्यात भी करते थे। आयात में मुख्य रूप से आपके सामने विलासिता वस्तुएं, विदेशी कपड़े, मसाले व कीमती पत्थर शामिल है। और हम अपने भारत में अपने जो राजस्थान है वहां क्या चीजें मंगाते थे, भोग विलासता की चीजें होती थी, जो आपके सामने उपभोग की चीजें होती थी उनको ज्यादातर मंगाते थे, जिसमें से आपके सामने विदेशी कपड़े हो गए, मसाले हो गए और कीमती पत्थर हो गए, वो विशेषकर मंगाए जाते थे। व्यापारिक मार्ग की बात करें, आपके सामने मारवाड़ी, जैन, ओसवाल व अग्रवाल जैसे व्यापारिक समुदाय राजस्थान में जाने जाते हैं। आपको पता होगा राजस्थान का जो समुदाय, मारवाड़ी समुदाय, उसको आज भी किसके लिए जाना जाता है, व्यापार के लिए जाना जाता है। तो कोई तो आपके सामने विशेषता रही होगी, तभी राजस्थान के व्यापारियों को एक अलग पहचान मिली। क्यों? राजस्थान में व्यापार बहुत ही समर्थ तरीके से होता था। सिर्फ मारवाड़ी नहीं, उसके अलावा जैन, ओसवाल व अग्रवाल जैसा जो समुदाय है, ओसवाल जैसा जो समुदाय है जिसको राजस्थान की व्यापार की क्या माना जाता था, रीढ़ की हड्डी माना जाता था, व्यापार को मुख्य रूप से व्यापार देखने को मिलता था, जिन्होंने देश विदेश में अपनी व्यापारिक दक्षता स्थापित की। और जहां पर उन्होंने क्या की, देश विदेश में जाकर व्यापारिक रूप से काफी पैसे कमाने का कार्य किया। वस्तुओं की बात करें, मुख्य व्यापारिक वस्तुओं में अनाज, नमक, मसाले, कपास, ऊनी वस्त्र और पशुधन, चमड़ा उत्पाद एवं धातु निर्मित वस्तुएं शामिल थी। तो उनके द्वारा जो मुख्य व्यापारिक वस्तुएं करती थी, जैसे अनाज, नमक, मसाले, कपास और ऊनी वस्त्र हैं, उन सभी चीजों को आपके सामने हमारे यहाँ पर क्या किया जाता था,
उन सबको व्यापारिक वस्तुओं को आयात व निर्यात किया जा सकता था, जिसमें चमड़ा उद्योग उत्पादन है वो मुख्य रूप से शामिल है। व्यापारिक मार्गों की बात करें, भौगोलिक स्थिति, राजस्थान में उत्तर भारत और गुजरात के बंदरगाहों के बीच में स्थिति होने की वजह से, तो मैंने आपको बताया ना, राजस्थान उत्तर भारत और जो गुजरात का जो बंदरगाह होता था उसके बीच की जगह होती थी जहां राजस्थान बीच में पड़ता है, तो वहीं से क्या व्यापारिक मार्ग गुजरता है। तो राजस्थान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा भी था। तो उत्तर भारत के खास करके जो आपके सामने दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हैं उनको बाहर अपना ट्रेड करना पड़ता था, बाहर से वस्तु मंगानी पड़ती थी, तो गुजरात पोर्ट पे आती थी और गुजरात पोर्ट से आपके सामने कहां पर आती थी, आपके सामने दिल्ली सियासन तक आती थी। तो उसके बीच में राजस्थान से गुजरना पड़ता था और उस मार्ग में उनको क्या लेते थे, वो टैक्स लिया जाता था। पश्चिमी भारत में मध्य एशिया और पूर्वी भारत तक जाने के अनेक व्यापारिक मार्ग राजस्थान से गुजरते थे। तो अगर मध्य एशिया में जाना होता था, इराक जाना होता था, सऊदी हो गया आपके सामने, यूएई हो गया, उस क्षेत्र में अगर आपको जाना होता था तो आपको बहुत से मार्ग कहां से होकर गुजरते थे, राजस्थान के मार्ग से होकर ही गुजरते थे। प्रमुख मार्गों की बात करूं, दिल्ली गुजरात मार्ग, यह दिल्ली से मारवाड़ तक जोधपुर मेड़ता होते हुए गुजरात के बंदरगाह तक जाता था। तो पहला मार्ग निकलता था आपके सामने गुजरात से, दिल्ली से लेकर गुजरात तक मार्ग, ये कहां से गुजरता था, दिल्ली से मारवाड़, खास करके जोधपुर मेड़ता होते हुए नागौर वाले हिस्से से होते हुए आपके सामने खंबात और सूरत तक जाता था। तो ये वो मार्ग था जिसके माध्यम से दिल्ली सल्तनत के जितने भी साम्राज्य राज्य हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते थे, व्यापार को सुदृढ़ करते थे। अगला है मालवा राजपूत मार्ग, मालवा से मेवाड़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर होते हुए ये मार्ग गुजरात तक पहुंचता था। तो एक मार्ग और निकलता था मालवा राजपूत मार्ग, ये क्या करता था आपके सामने, मालवा से मेवाड़ होते हुए चित्तौड़गढ़ उदयपुर होते हुए ये मार्ग कहां तक पहुंचता था, आपके सामने गुजरात तक पहुंचता था। तो एक और मार्ग था आपके सामने मालवा राजपूत मार्ग, ये आपके सामने चित्तौड़गढ़ उदयपुर होते हुए भी गुजरात तक पहुंचने का कार्य करता था। तो दिल्ली से गुजरात जाने के राजस्थान में दो मुख्य मार्ग थे, एक तो आप जोधपुर से होकर अगर जाना चाहते हो तो पंजाब और जो आपके सामने जम्मू कश्मीर वाला इलाका था वहां से लोग आते थे, हरियाणा से, तो वो इस जोधपुर नागौर से होते हुए आपके सामने खंभात गुजरात तक जाते थे। दिल्ली यूपी बिहार के जो लोग आते थे वो कौन सा मार्ग आपके सामने, मालवा से मेवाड़ वाला रास्ता चुनते थे जहां पे चित्तौड़गढ़ व उदयपुर से होकर गुजरते थे। अगले वाला है सिंध पंजाब मार्ग, एक और मार्ग निकलता था सिंध पंजाब मार्ग, सिंध और पंजाब से राजस्थान के पश्चिमी भूभाग से होकर व्यापारिक क्षेत्र जाता था। तो जो सिंध और पंजाब से होकर आपके सामने सिंध वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है, पहले क्यों पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां से निकलकर जो मध्य एशिया के जो लोग हुआ करते थे वो सिंध से होकर पंजाब में जाते थे और अन्य रास्तों तक व्यापार होता था। सुरक्षा और चौकियां, इन सब व्यापारिक मार्गों पर नाकों पर दुर्ग होते थे जहां पर कर वसूला जाता था। तो भाई आपको पता है कोई भी व्यापारी जा रहा है तो उसको डाकू से लूटने का खतरा रहता था, तो वो क्या चाहते थे, अपनी सुरक्षा, और सुरक्षा जैसे जाते थे, सुरक्षा के लिए जो अलग अलग जितने व्यापारिक मार्ग होते थे यहाँ पर अपने राजा अपने सुरक्षा कर्मी लगा के रखते थे और उसके बदले क्या लिया जाता था, टैक्स है वो लिया जाता था, जिसके बदले आपके टैक्स के बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। हालांकि डाकुओं और स्थानीय कबीलों से सुरक्षा एक चुनौती बनी रहती थी, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में डाकुओं की जो प्रभुता देखने को मिलती थी, लेकिन फिर भी आपके सामने कर के बदले क्या किया जाता था, व्यापारिक सुरक्षा दी जाती थी। कर प्रणाली की बात करें, सबसे पहले है भू राजस्व, यह राज्य की आय का सबसे बड़ा प्रमुख हुआ करता था। तो राजस्थान में किस प्रकार की कर प्रणाली चलती थी उसको समझेंगे। पहला है लैंड रेवेन्यू, जो खेती की जाती है, खेती गर्भ भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था उसको भू राजस्व के नाम से जाना जाता है। राज्य की सबसे प्रमुख आय में से कौन सा होता था, आपके सामने भू राजस्व है, जो उपज के एक हिस्सा जैसे 1/3, 33%, 25% और 50% तक आपके सामने लिया जाता था। मतलब 3 बोरी है तो 1 ले ली, 4 बोरी है तो 1 ले ली और 2 बोरी हुई है तो उसमें से 1 ले ली। समझ में आ गया आपके सामने, आधा, 1/4 और 1/3 हिस्सा इसको बोला जाता है, जिसे लाग या भूख के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान में जो कर राजस्थान के कृषि पर उपज होने वाले चीजों से लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, भाग या भूख के नाम से कहा जाता है। ये नगद या वस्तु के रूप में हो सकता था, क्या तो इसको नगद रूप में लिया जाता था या आपके सामने वस्तुओं के रूप में लिया जाता था।
वाणिज्य कर की बात करें, व्यापारिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो जो लोग, जो आपके सामने जो राजा है वो व्यापार करते थे, उन पे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। पहला है दान व चुंगी। राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाली वस्तुएं पर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? दान या चुंगी के नाम से जाना जाता था। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, राजस्थान से गुजरात अगर कोई चीज लेके जा रहे हो, तो इसके बीच में जो चीज लेके जाई जाती है उस पर टैक्स लगता था। आज के समय जो जीएसटी लगती है ना, तो ये समझ लो उस समय की जीएसटी हुआ करती थी। समझ में आ गई? पहले इसको सेस टैक्स के नाम से भी बोला जाता था, दान या चुंगी के नाम से इसको मुख्यतः जाना जाता है। अगला है राहदारी बोझ या लाद। व्यापारिक मार्गों के उपयोग के लिए या सामान ढोने के लिए लिया जाने वाला कर। मतलब काफी बार क्या हुआ करता था, व्यापारियों के पास वस्तुएं नहीं हुआ करती थी। घोड़े हो गए, हाथी हो गए आपके सामने, और या आपके सामने और कोई जो जो गधे हो गए, जिनके माध्यम से आपको क्या किया जाता था, वस्तुओं को ढोया जाता था। उस सामान को ढोने के लिए जो कर लिया जाता था उसको किस नाम से बोला जाता था? रहदारी या बोझ लाद के नाम से जाना जाता है। जिसमें जो राज्य है, जो साम्राज्य है, वो क्या करता था, आपके सामने घोड़े या फिर जो वस्तुओं को लादने के लिए संसाधन उपलब्ध कराता था और उसके बदले कर लेते थे। अगला है मापा या तोला। वस्तुओं को माप तोल पर लगने वाला कर। तो किसी भी चीज को, वस्तुओं को नापने या तोलने के लिए राज्य संसाधन देता था, उसके बदले उसके कुछ चीजें या टैक्स लिया जाता था, उसको मापा या तोला के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य भी टैक्स हुआ करते थे। पशुधन पर सिंगोटा टैक्स, विवाह पर चावरी टैक्स और गृह पर घुमगरी टैक्स। व्यापारिक कर को करसाला और आधे छोटे बड़े लाग बाग को अतिरिक्त कर के नाम से जाना जाता है। तो सिर्फ इतने टैक्स नहीं लिए जाते थे, इसके अलावा जो पशुधन, भाई घर में अगर जितनी वस्तु रखते थे उसको सिंगोटी टैक्स के नाम से जाना जाता था। विवाह को चावरी टैक्स के नाम से जाना जाता था। और घर में, जिस घर में रह रहे हो, जिस जमीन है वो राज्य की है, तो उसके लिए भी घुमगरी टैक्स लिया जाता था, जो सामंती व्यवस्था के हिस्से थे। और ये सब पैसा कौन लेता था? कर वसूलने का जागीरदार है, वो इन सब करों को वसूलने के लिए जाने जाते थे। बेगार, किसानों या निम्न वर्ग से बिना मजदूरी के काम करवाना भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था। भाई समाज में काफी लोग ऐसे थे जिनके पास क्या नहीं था, पैसे नहीं थे इतने ज्यादा कि वो कर दे सके। तो वो लोगों के लिए क्या व्यवस्था थी? वो लोग हैं आपके सामने क्या कर सकते थे, मजदूरी करने के लिए मजदूरी करवाई जाती थी, जिनके एवज में उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था। बेगार उसको भी क्या बोला जाता था? एक प्रकार के टैक्स के कर के रूप में ही जाना जाता था। जहाँ पे क्या करता था, आपके सामने जागीरदार है, वो सभी जो गरीब लोग हैं उनको अपने यहाँ पर काम करवा लेते थे फ्री में, ताकि वो टैक्स नहीं दे पाए, तो आप उस काम को, इतना काम उसको कर देना। राजस्थान में व्यापारिक ढांचा सुव्यवस्थित था। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान अपनी व्यापार प्रणालियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। उसके व्यापारिक मार्ग रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण थे। और राजस्थान के जितने भी व्यापारिक मार्ग हुए, ना सिर्फ आपके सामने उस चीज के लिए महत्वपूर्ण थे, व्यापार के लिए, बल्कि भूगोलिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हालांकि जटिल और बहुस्तरीय कर प्रणाली ने अक्सर जनता या व्यापारियों को भारी बोझ डालती थी। लेकिन राजस्थान में एक समस्या यह भी थी कि कर बहुत ज्यादा था, जिससे व्यापारियों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता था, जो आगे चलकर किसान आंदोलन का मुख्य कारण बना। और यही कारण है कि राजस्थान में जो अनेक प्रकार के आंदोलन, जिसमें खास करके किसान आंदोलन है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि 50% तक कर लिया जाता था और उसके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। राजस्थान में जागीरदार या सामंतवादी प्रथा है वो बहुत ही ज्यादा फैल चुकी थी। तो बच्चों, ये था आपके सामने पूरा का पूरा राजस्थान के व्यापारिक मार्ग को से संबंधित जो प्रश्न है वो मैंने पूरा करा दिया है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।